अध्याय 5 कंपनी लेखे भाग 4 कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। स्टूडेंट्स, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार अथवा भेद। नंबर 1, संचयी पूर्वाधिकार अंश। कभी कभी कंपनी अपर्याप्त लाभ होने के कारण पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश नहीं दे पाती है। आगामी वर्ष में लाभ होने की स्थिति में सबसे पहले इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश पर पिछले वर्ष की बकाया लाभांश की राशि का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इन अंशधारियों को आगामी वर्ष के लाभ में से लाभांश की बकाया राशि लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यानी संचयी पूर्वाधिकार वे अंश हैं जिनके लाभांश पाने का अधिकार संचय हो जाता है। और संचयी पूर्वाधिकार अंश इन अंशों के स्वामियों को आगामी वर्षों में लाभ में से गत वर्ष के लाभांश की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता। उदाहरण के रूप में यदि 2013 में कंपनी कोई लाभांश नहीं देती तो वह 2014 में या किसी अन्य वर्ष में पर्याप्त लाभ होने पर इन अंशों पर 2013 के लाभांश को नहीं दिया जा सकता है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों के धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो एक निश्चित समय अवधि में अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, बदल सकते हैं। उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को जो अपने अंशों को समता अंश में परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं होता है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर निश्चित दर से लाभांश दिए जाने के बाद कंपनी के अतिरिक्त लाभ में से भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अर्थात जब कंपनी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा कर देती है, उसके पश्चात समता अंशों पर भी लाभांश की घोषणा कर देती है, उसके पश्चात भी कुछ लाभ शेष बचे रहते हैं, तो ऐसे बचे हुए शेष लाभों में इन अंशधारियों को भाग या हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश इन अंशों के धारकों को एक पूर्व निर्धारित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है, किंतु अन्य अंशधारियों को लाभांश देने के बाद बचे हुए अतिरिक्त लाभ पर या शेष लाभ में भाग पाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी अधिनियम व पार्षद सीमा नियम की व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जा सकता है, यानी अंशधारी को पैसा वापस लौटाया जा सकता है। इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अब कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जिन अंशों का विमोचन या शोधन 20 वर्ष के पश्चात किया जाना हो, अर्थात कंपनी अधिकतम 20 वर्ष के लिए ही पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। नंबर 8, अशोध्य या अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। इन पूर्वाधिकार अंश पर प्राप्त राशि कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाई जा सकती। अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन भारत में नहीं किया जा सकता है। प्रत्याभूत पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिन पर निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है, चाहे कंपनी को पर्याप्त मात्रा में लाभ हो अथवा नहीं। तो ये थे पूर्वाधिकार अंशों के भेद। समता अंशों का कोई भेद नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। अब जानते हैं हम कंपनी की अंश पूंजी एवं उसके प्रकार। नंबर 1 है रजिस्टर्ड, अधिकृत अथवा अंकित पूंजी। कंपनी की पूंजी की वह राशि जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है रजिस्टर्ड, अधिकृत अथवा पंजीकृत पूंजी कहलाती है, क्योंकि इसी पूंजी के साथ कंपनी की रजिस्ट्री होती है।
अतः इसको रजिस्टर्ड पूंजी कहते हैं तथा यह कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है, इसलिए इसे अंकित पूंजी भी कहा जाता है। कंपनी अधिक से अधिक इतनी ही मात्रा में पूंजी निर्गमित करने की अधिकारी होती है, अतः इसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी की रजिस्ट्री 10 लाख रुपए से होती है तो कंपनी अधिकतम 10 लाख रुपए का अंश जारी कर सकती है, 10 लाख रुपए का शेयर निकाल सकती है। नंबर 2, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कंपनी की निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है जो 100 रुपये के 10,000 अंशों में विभक्त है और कंपनी अपने 5,000 अंश जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पर उसकी निर्गमित पूंजी 5 लाख रुपए होगी। प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया गया है। यदि संपूर्ण पूंजी को जनता लेने को तैयार हो जाए तो प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी के बराबर हो जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थित पूंजी किसी भी अवस्था में निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। कभी कभी कंपनियां अपने और अंश के पूरे अंकित मूल्य को एक साथ नहीं मांगती। अपनी और अंशधारियों की सुविधा हेतु वह कुछ किस्तों में, जिन्हें याचना या कॉल्स कहते हैं, के अंतर्गत पैसा मांगती हैं। अतः अपने निर्गमित अंश पर जितने धन की मांग अथवा याचना करती है उसे उसकी याचित पूंजी कहा जाता है। अयाचित अथवा न मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड अप कैपिटल। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा अभी नहीं मांगा गया है अयाचित अथवा न मांगी गई पूंजी कहलाती है। चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसका अंशधारियों ने कंपनी को भुगतान कर दिया है जो चुकता पूंजी कहलाती है। कुछ अंशधारी याचना की रकम पूरी नहीं दे पाते हैं तो जो धनराशि वह देने से बाकी रह जाती है उसे बकाया राशि कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। कभी कभी जब कंपनी यह अनुभव करती है कि याचित पूंजी जो कि निर्गमित पूंजी का भाग है पर्याप्त है तथा अब धन की आवश्यकता नहीं है तो विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि उसकी समस्त न मांगी गई पूंजी का कुछ भाग तब तक अंशधारियों से नहीं मांगा जाएगा जब तक कि कंपनी का समापन का समय ना आ जाए। अतः ना मांगी गई अथवा याचित पूंजी का वह भाग जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचित कर लिया गया हो संचित। अस्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल। इस पूंजी का आशय कंपनी की स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि में लगी हुई पूंजी से होता है। चल पूंजी सर्कुलेटिंग कैपिटल। कच्चा माल, प्रक्रियागत माल, तैयार माल, परिचालन व्यय आदि सब चल पूंजी के अंतर्गत आते हैं। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। चल संपत्ति का चल दायित्व पर आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। स्टूडेंट्स धन्यवाद। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।